आओ बात करें मैं हूं मरियम फैसल अमीन और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इस वक्त डॉक्टर फराह ईसा जैदी. तारीफ तो बहुत सारी हैं इनकी, लेकिन छोटा सा तारुफ मैंने जाने से पहले कराया था. बताती हूँ कि शी इज़ अ फाउंडर डॉक्टर फराह ईसा अकेडमी की, धर्मा स्पा की डायरेक्टर हैं ईसा लैब्स की और प्रेसिडेंट हैं ओपन कराची की. और आज हम उनसे बात करेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में कि उनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है और उनकी कामयाबी का राज क्या है, उसमें क्या क्या उन्होंने फेस किया, क्या चैलेंजेस फेस किए. फराह, I'm so happy to have you on my show. I'm honored. Thank you so much, Mariam, for calling me. It's great. बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है अपना कराची FM 107 पे आज मौजूद हूँ और वो भी आपके साथ. I am so बहुत happy. दिन से हम मिलना चाह रहे थे तो आज हम मिल ही लिए. मैं ये बताना चाहती हूँ लिसनर्स को कि मैं पिछले कोई काफी अरसे से महीनों से चाह रही हूँ आ जाए, और हमेशा टाइम हम फिक्स करते हैं और कोई ना कोई वजह हो जाती है कि अल्लाह की तरफ से कुछ होता है कि क्या वजह थी. लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी एंड ऑनर्ड कि वो हमारे साथ मौजूद हैं. फराह, हम आपकी ज़िंदगी की कहानी शुरू करेंगे आपकी चाइल्डहुड से. कैसी थी? बहुत ही अच्छा मेरा चाइल्डहुड गुजरा. ज़ाहिर है मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है मुझे कुछ प्रिविलेजेस ऐसे मिले हमेशा, और खूब मैंने अपने भाइयों को पनिश भी करवाया अम्मी अब्बू से. तो लेकिन ये कि आई थिंक जितना भी क्रेडिट अपने पेरेंट्स को मैं दूँ कम है, क्योंकि उन्होंने मुझे बेटों की तरह पाला, और जो हर अपॉर्चुनिटी मेरे भाइयों को मिली वो भी मुझे मिली. अगर उन्होंने गाड़ी चलाना शुरू करी एक एज पे तो मुझे भी उसी टाइम पे गाड़ी चलाना अम्मी ने सिखाई. एंड हमारी वालदा ने ही हम सबको पांचों को गाड़ी चलाना सिखाई. और मेरे ख्याल में क्या डेफिनेटली अल्लाह ताला का रहमो करम और अम्मी की जो काविशें थी उसकी वजह से हम पांचों के पांचों डॉक्टर बने. और बहुत अम्मी ने हार्ड वर्क किया हमारे ऊपर, और बहुत स्पोर्ट्स में भी हम अच्छे थे. मैं म्यूज़िक में भी रही, तो हर चीज़ हमने की. काफ़ी फुल हमने माशाल्लाह लाइफ काटी. और आई थिंक अम्मी ने वालिदैन ने कोई एवेन्यू ऐसा नहीं छोड़ा कि जो चीज़ हमें ना आती हो. जबरदस्त माशाल्लाह. तो वो तो आपके टैलेंट हमें पता है बहुत सारे हैं जिस पे हम बात करेंगे. तो अच्छा, तो यानी कि सो टीनेज कैसा था आपकी रिलेशनशिप? चले आपने कहा डांट भी पड़वाई भाइयों से, अम्मी अब्बू से बहुत क्लोज थी? बहुत ज़्यादा. आई थिंक मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा क्लोज थी, और वालिद की वजह से ही मैं 18 साल बाद मैं पाकिस्तान मूव करी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. एंड मैंने सोचा कि अब मेरे वालिदैन अब एक ऐसी एज पे पहुंच गए हैं कि उनको बेटी की ज़रूरत है. तो मैंने सब कुछ पैक किया, वाइंड अप किया, और मैंने कराची मूव किया. और ये भी था मेरे दिल में कि यहाँ पे मैं एजुकेशन इम्पार्ट करना चाहती थी, चीज़ें बेहतर करनी चाहती थी. और ईसा लैब में मेरे सारे भाई बाहर चले गए थे सिवाय एक के, तो मुझे हेल्प भी करनी थी अपने भाई की, और बिज़नेस को प्रोग्रेस करना चाह रही थी मैं. तो आई केम एट द राइट टाइम माशाल्लाह. अल्लाह ताला मुझे लेकर आए और मुझे मौका मिला कि मैं अपने वालिदैन की खिदमत कर सकूं. मेरे आने के 4 महीने बाद मेरे वालिद का इंतकाल हो गया. तो मैंने जो टाइम उनके साथ गुजारा और ड्यूरिंग दैट 4 मंथ्स, तो वो बड़ा ही प्रेशियस मेरा टाइम था, क्योंकि घर छोड़ के मैं गई थी. मतलब ये कि शादी होने के बाद जब गई थी मैं, तो ज़ाहिर है कभी मैंने नहीं सोचा था पाकिस्तान वापस आऊँगी. क्या तो ये कब की बात है? आपको कब गई? मैं 2000 में चली गई थी, और मैं 2018 में रिटर्न करी. तो 18 ईयर्स के बाद. हाँ. पूरे. ठीक. अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे ही अच्छे खुशहाल घराना. ये बचपन में हमने बहुत सुना था, क्या करें अब वो वही नंबर है. एक्चुअली मेरा एक और बेटा भी था, बड़ा था सबसे वो, उसके इंतकाल हो गया था 2 साल की एज में. तो उसके बाद फिर ये 2 बच्चे हैं. तो मतलब गिनती में आए तो 3, मतलब ऐसे तो 2 बेटे हैं. एक बेटा एक बेटी. माशाल्लाह. सो वो भी डॉक्टरी की तरफ है आपकी तरह? अभी तो वो बहुत छोटे हैं, दे आर यंग, अर्ली टीन्स में है. अच्छा. अर्ली अभी बेटा टीनेजर हुआ है मेरा, तो क्योंकि वो पहला वाला बड़ा होता तो वो 18-19 होता. तो लेकिन ये कि ये छोटे हैं अभी दोनों, तो अभी पता नहीं है, रोज़ कुछ नई चीज़ सुन रहे होते हैं हम.
But of course the mother is so talented, तो सारा उनके अंदर भी खूब कूट कूट के भरा हुआ होगा. वो तो अभी ओवर टाइम पता चलेगा. अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि आपने मूव किया यहाँ 18 साल के बाद, ऑफ कोर्स चेंज महसूस हुआ होगा. बहुत ज़्यादा. क्या फेस किया, क्या मुश्किलात आई? आई थिंक जब आप बाहर से आते हैं ब्रेन वॉश हो जाते हैं आप, फ्रेंकली. आप जब मैं यहाँ से डाउ से मेडिसिन करके गई थी और फिर वहाँ पे टोरंटो में मैंने अपने एग्जाम्स दिए और मैंने टोरंटो में काम करना शुरू किया. इट वाज नॉट इजी, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट फेजेस ऑफ माय लाइफ. उस ज़माने मेरा बेटा भी पैदा हुआ और फिर वो बीमार भी हुआ, उसका इंतकाल भी हुआ. तो बहुत मैंने टफ टाइम देखा. आई हैड बहुत ही इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं बच्चे जो अपने वालिदैन से पैसे मांगा करते होते हैं. तो हमें अपने बलबूते पे खड़ा होने का हमेशा से अम्मी ने सिखाया था. तो वी वर स्ट्रगलिंग. और फिर जब बच्चे की डेथ हुई तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा ट्रोमैटिक रहा. और ये कि वहाँ पे इतनी रिगरस ट्रेनिंग होती है मेडिकल के हवाले से, अगर मैं कहूँ रेडियोलॉजी में, कि आपको जो SOPs होते हैं या जो भी चीज़ें आपको सिखाते हैं वो सारी आपकी आई थिंक फॉर लाइफ टाइम होती है. सही. जब मैं यहाँ कराची आई तो ज़ाहिर है ईसा लैब का जो है वो पहला प्लेटफॉर्म, सीट जो है वो तो मुझे विरसे की थी सीट, लेकिन ये कि आई डिजर्व्ड इट ऑल्सो, क्योंकि आई एम क्वालिफाइड फॉर दैट सीट. आई हैव ग्लोबल एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड डूइंग रेडियोलॉजी एज वेल. तो उसमें फिर मुझे ये था कि मैं बेहतर करूं और रिपोर्टिंग और पेशेंट्स की जो मैंने सीखी थी चीज़ें वहाँ पे मैं इम्पार्ट करूं. तो पहले तो शुरू में मैंने उधर ही लैब में ट्रेनिंग शुरू करी और मैंने देखा कि यहाँ की ट्रेनिंग्स और बाहर की ट्रेनिंग में काफ़ी गैप है. तो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग. फिर मैंने डॉक्टर्स जो को ट्रेन करना शुरू किया और ट्रेन करते करते हुआ ये कि 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8. और फिर उसमें बहुत सारी ऐसी फीमेल्स थी जो आपको पता है शादी के बाद काम ही नहीं किया था जिन्होंने. उसमें मैंने अपनी क्लास फेलो से शुरू किया कि यार आओ काम करो. कोविड आ गया था. कोविड में बहुत शॉर्टेज हो गई थी हमारे पास डॉक्टर्स की. तो ट्रेनिंग जब हमने शुरू करी तो डिमांड बहुत ज़्यादा थी. और ना सिर्फ रेडियोलॉजी में बल्कि और फील्ड्स में भी, एक्सपो सेंटर में भी बहुत डॉक्टर्स जो हमारे थे, बहुत शॉर्टेज. इट वाज अ रियल टफ टाइम. तो उनकी मैंने ट्रेनिंग, फास्ट ट्रैक एंट्री प्रोग्राम्स और ऐसे चीज़ें शुरू करी. तो उससे क्या हुआ कि मेरे स्टूडेंट पढ़ने शुरू हो गए. रेडियोलॉजी में तो मेरा माशाल्लाह अल्ट्रासाउंड में बहुत रेपुटेशन माशाल्लाह हो गई और मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं इस वक्त. और फिर उसके बाद आई डिसाइडेड कि मैं अब ट्रेनिंग अकेडमी खोलूंगी, क्योंकि वो फॉर्मलाइज मुझे करना था ज़ाहिर इसको. दैट इज हाउ द अकेडमी केम इन. ये कौन से साल की बात है? ये कोविड में मैंने शुरू की थी. अब हमने जो है वो 1000 नंबर क्रॉस कर दिया माशाल्लाह. और ये कि मेन मकसद ये नहीं था कि मतलब फाइनेंशियल गेन्स, कभी भी नहीं रहा. आई कैन अंडरस्टैंड, बट व्हाट वही मैंने शुरू में कहा. और जो आप कर रही हैं अभी तक फाइनेंशियल गेन का मैंने कभी सोचा नहीं. बस ये था कि जो यहाँ पे हेल्थ केयर को जितना भी डेवलप करो कम है. और जब डॉक्टर ईसा मेरे वालिद अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे मरहूम, उनको जब हॉस्पिटल लेके गए तो काफ़ी झटका में लगा. स्टार्टिंग फ्रॉम द एम्बुलेंस, जब एम्बुलेंस के अंदर उनको डाला, वहाँ पे कोई पैरामेडिक नहीं था. वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पे गलत उनको डिफिब्रिलेटर लगा दिया. मतलब इतनी चीज़ें थी. उसके बाद मैं इतनी ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी कि मैंने कहा कि इसका जो लैंडस्केप है ना, उसको चेंज करना चाहिए कि क्वालिफाइड लोग हों. चाहे एम्बुलेंस में आप बैठे, वहाँ से लेके आपके इमरजेंसी रूम तक या जो भी लोग अंदर ट्रेंड हों, उनको एक सीरीज से गुजारना चाहिए. और जब मैं नॉर्थ अमेरिकन ट्रेंड हूँ तो मैं अगर नहीं अपनी इम्पार्ट करूँ एजुकेशन तो इट्स नॉट फेयर. क्योंकि जो चीज़ें मुझे ऐसी मिली मतलब ट्रेनिंग में, तो वो मुझे लाजमी फैलानी थी. बल्कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट मुझे कहते हैं डॉक्टर पर आप तो सब सिखा देती हैं. मैं कहती हूँ कि उससे कोई चीज़ कम थोड़ी होती है, बढ़ती चली जाती है. अल्लाह तो कहते हैं नॉलेज शेयर करने के लिए है, अल्लाह ताला कहते हैं. लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत कम है. ये माहौल बहुत कम है कि वो दूसरा समझता है कि ऐसा ना हो कि हमारी रोटी ले जाए या हमारी रेपुटेशन. ये असल में हमारे मेंटालिटी का मसला है ना, हमारी सोच बहुत छोटी है. तो मैं फ्री में लेक्चर्स देती हूँ डॉक्टर्स को और वो आते हैं CME में. हमारा जैम पैक्ड ऑडियंस होता है माशाल्लाह. और जस्ट कि वो अपडेटेड रहे, नॉलेज से अपने अपडेटेड रहे. और उससे ये होता है कि एक कम्युनिटी फीलिंग होती है, डॉक्टर्स अपडेटेड रहते हैं, क्योंकि रोज ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं इस वक्त.
تو دوائیاں چینج ہو رہی ہیں, چیزیں چینج ہو رہی ہیں, تو اس سے اپڈیٹڈ تو رکھنا ہے. اب کیوں ہم جو ہیں وہ یہ نہ کریں, وائی شوڈنٹ وی ڈو اٹ. اس میں چیلنجز کہاں کہاں آئے آپ کو؟ آئی ایم شیور کہ آپ کے کافی سارے چیلنجز آئے ہوں گے, ڈراسٹک چینج تھا آپ کا وہاں سے یہاں پہ. چیلنجز مجھے پروفیشنلزم کا بہت لگا. میں بیچ میں فار اے فیو ایئرز آئی واز ان سعودیہ آلسو, جسٹ بفور آئی کیم ٹو کراچی. کراچی آنے سے پہلے سعودیہ میں نے کچھ ٹائم کاٹا, تو وہاں پہ آ کے پہلا جھٹکا لگ گیا تھا مجھے کینیڈا سے جب میں وہاں گئی. اور پھر جب میں کراچی آئی تو پروفیشنلزم, یہاں پہ پروفیشنلزم نہیں ہے اور ایتھکس نہیں ہے. ٹرو. ایتھکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری آپ کی اپنی پروفیشن کی کیا ہے اور کیا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس کے لیے ہم اپنے مفاد کے لیے ہر کام کرتے ہیں. حالانکہ میں بھی پاکستانی ہوں اور بورن اینڈ بریڈ اپ کراچی آئٹ, تو مفاد کے لیے ہم سوچتے ہیں اور دوسرے کے مفاد کے لیے ہم کبھی نہیں کام کرتے. اور اب مجھے ایسا لگتا ہے مریم آپ کی طرح کے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو لوگوں کے لیے سوچتے ہیں اور ایک ویژن رکھتے ہیں ماشاءاللہ, کہ ہم اپنا تھوڑا بہت جو بھی آپ کوچنگ کر رہی ہیں اور چیزیں کر رہی ہیں یو نو, مطلب اس میں گیو کرتے ہیں نا ہم اپنا, گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی. ہم پاکستانی ہونے کے ناطے ہم نے ایسا کیا کام کیا ہے, ہر ایک کو یہ فیل کرنا چاہیے. بالکل. ہم کیا واپس دے سکتے ہیں, ہم کیا ہمیں لینے کی پڑی ہوئی ہے, ہمیں دینے کی کچھ نہیں پڑی ہوئی. جب تک ہمیں سب کا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا کہ ہم پاکستان کو واپس کیا لوٹا رہے ہیں, تو تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمارے بچوں کے لیے پھر یہ اچھی جگہ نہیں رہے گی اگر ہم نے یہ نہیں سوچا, چینج نہیں کیا. یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات ہے. فرح نے بہت اچھی بات کی ہے, ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات ہے, وہی ہم کر رہے ہیں ابھی یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک وہی ایک اس کا ایک چھوٹا سا گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی ہے, اور وہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. تو ہم کوشش اپنے طرف سے, وہ کہتے ہیں نا ہمارے سے کیا ہوگا, وہی چھوٹا سا قطرہ بہت کچھ کر سکتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر فرح عیسیٰ زیدی, فاؤنڈر ڈاکٹر فرح عیسیٰ اکیڈمی, ڈرما سپا جس کے بارے میں ابھی بات کریں گے, ڈائریکٹر عیسیٰ لیبز ہیں, پریزیڈنٹ اوپن کراچی ہیں, اور آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز.